हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इंपॉर्टेंट यूनिट है, बड़ी यूनिट है, टफ यूनिट है और इसमें से 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। तो ढंग से इसको समझना, काफी सारे इसके थियरी कंसेप्ट्स में सारे क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। और जैसे इसके थियरी के आपके टॉपिक्स होंगे, जैसे आज मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा, तो उन पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपकी रिवीजन सीरीज के अंदर आ जाएंगे। तो आप थियरी देखो आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स की प्लेलिस्ट से, और उसके न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिख जाएंगे। तो मैं आप लोगों को साइड बाय साइड कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कम्युनिटी के अंदर गाइड भी करता रहूंगा कि इसके थ्रू आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो और इसके थ्रू आप थियरी कर सकते हो। बाइट की वीडियोस के अंदर भी मैं बताता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करना है हम लोगों को यहां पर, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या चक्कर है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज आपका रेस्ट पे रहता है, उसके अराउंड कुछ रीजन होता है जिसके अंदर कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था, वहां चार्ज रेस्ट पे था। अब जब वो चार्ज मूव करने लगता है तो आपकी कौन सी फील्ड आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये 10th क्लास का कंसेप्ट है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कब आती है, जब आपका चार्ज मूव करने लग जाता है। तो करंट बनता है, सबको पता है। करंट की वजह से उस चार्ज के अराउंड जिस रीजन में वो मूव कर रहा है, सपोज करो कोई पॉइंट चार्ज है आपका, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो वो जिस रीजन से ऐसे ऐसे जाएगा उसके अराउंड कुछ इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अब वो इफेक्ट किस टाइप का हो सकता है, वो किसी मेटेलिक बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो वो जो रीजन है एक तरीके से इन्फ्लुएंस का रीजन है, जहां पे उस मूविंग चार्ज की वजह से कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। तो उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सा है, फालतू की चीजें इसमें उठाने का कोई फायदा भी नहीं है। मेन कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब सीधी सी बात आती है इसके लॉस की। तो इसके ऊपर एक सबसे बड़ा लॉ है, उसकी एप्लीकेशंस है, यहीं से कहानी शुरू होगी और इसके ऊपर काफी कुछ आता है। तो लॉ का नेम क्या आप लोगों को पता ही होगा। लॉज नेम इज बायो-सवर्ट लॉ। बायो-सवर्ट लॉ। अब देखो बायो-सवर्ट लॉ क्या कहते हैं कि किसी रीजन में कोई वायर है, उसके छोटे से पीस की वजह से, छोटे से पार्ट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस की जा सकती है किसी पॉइंट पर। बताता हूं क्या। सपोज करो आपकी कोई ऐसे वायर है, ठीक है। आपने कहा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस वायर के अंदर करंट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बच्चों। अब देखो इस वायर की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ना ये सर्कुलर है ना ये स्ट्रेट है, राइट। तो कुछ भी रैंडम शेप मैंने ले ली। अब क्या करना होता है इसमें वो समझो। हमें क्या करें, हम एक चीज करेंगे क्या, एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं इसके अंदर से। ये छोटा सा पार्ट, सपोज करो अगर इसकी लेंथ एल है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, एल, राइट। मैं एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर रहा हूं। यहां पे मैंने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया, उसे मैंने मान लिया डीएल, ठीक है। डीएल मान लिया, इसकी डायरेक्शन मैंने ऊपर दिखाई, इसे मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अभी आप लोगों को समझ आया ऐसा क्यों किया, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा ये चीज, ठीक है। तो हमें इसकी वजह से इस पॉइंट पे जहां पे ये जा रही है वहां पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। सिंपल सी बात है, छोटे से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर इसको ही इंटीग्रेट कर दो तो वो पूरे बड़े पार्ट की वजह से, पूरी वायर की वजह से क्या होती है आप लोगों की, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकल जाती है। सिंपल। अब देखो ये डिस्टेंस आर लिया, ठीक है। निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट लॉ है, डायरेक्ट कुछ स्टेटमेंट्स दी आपकी वो लिखते हैं। वो फर्स्ट बोलते हैं जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, डीबी से बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, डी क्यों लगा दिया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि हमने स्मॉल पार्ट कंसीडर करा है, पूरी वायर कंसीडर नहीं करी, छोटा सा पार्ट, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। डीबी फॉर करंट एलिमेंट, बच्चों से बोलते हैं करंट एलिमेंट। डीबी फॉर करंट एलिमेंट, डीएल को क्या बोलते हैं आपका, करंट एलिमेंट, ठीक है। डीबी फॉर दिस करंट एलिमेंट फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हमें पता है, करंट ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होती है। सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। जितना बड़ा ही एलिमेंट लेते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी तो उतनी ज्यादा होगी, राइट।
जितनी ज्यादा ये एलिमेंट का साइज होगा उतनी ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगी, क्योंकि उतने अमाउंट में करंट आपका रहेगा, राइट। एक सपोज करो इतना सा अमाउंट, इसमें कुछ करंट होगा, कम ही करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। एक ये आ गया तो करंट तो ज्यादा जाएगा ना इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी वजह से ज्यादा होगी। तो ये चीज ये बोलता है डीएल अगर मैं बढ़ा दूं, जैसे सपोज करो एक केस में ये डीएल, एक केस में ये डीएल, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा। थीटा कहां से आया, ये एंगल, ये यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है वो क्या है, थीटा। इसकी डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसकी वजह से इसके ऊपर इंपैक्ट देख रहे हैं, इस डीएल की वजह से इंपैक्ट इसके ऊपर देख रहे हैं, तो हमें यहां से लेकर कहां तक जाना होगा, इस लाइन पे, क्योंकि इस लाइन के थ्रू वो फील्ड एक्ट करेगी। अब आगे फोर्थ आ गया, फोर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट दिया आपके बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू, ठीक है। तो इन चारों रिलेशंस को जब मैं कंबाइन करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मानते हो ये चीज, राइट, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वी नो दैट इफ वी रिमूव अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट we introduce a, oh sorry, if we remove proportionality sign we introduce a proportionality constant। इसे मैं k से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैपिटल K से, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे कुछ आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में भी किया था, राइट। F is directly proportional to product of charges, F is directly proportional and inversely proportional to square of distance between them। तो हो गया था F is proportional to Q1 Q2 upon R square, फिर F is equals to K Q1 Q2 upon R square, ये कर दिया था। ऐसा से कुछ यहाँ पे हो रहा है। इस k की एक वैल्यू होती है बच्चों, जैसे वहां थी ना k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी होती है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अब ये डीबी, ये जो आपका म्यू नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, म्यू नॉट इज बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जहां पे भी ये नॉट दिख जाए ना बच्चों आपको, म्यू नॉट, क्या है ये, म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो ये भी देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। अब देखो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये होता है फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद को कितना परमिट कर रही है, या आप ये कह सकते हो कोई फ्री स्पेस अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट कर रहा है। तो जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। डायरेक्ट रिलेशन देख रहे हो, क्या बता रहा है परमिएबिलिटी, कि कोई फ्री स्पेस अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट कर रहा है, तो वो जितने ज्यादा परमिट करेगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ लो ये चीज, तो यहां से वो रिलेशन बनता है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू होती है, वो आप लोग याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बहुत ही ज्यादा। म्यू नॉट बाय 4 पाई इज डायरेक्टली 10⁻⁻⁷। सिंपल है यहां तक। अब इसकी यूनिट रहती है इसकी टेस्ला, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। यूनिट क्या इसकी रहेगी, टेस्ला। आगे की यूनिट और आएगी गॉस, फिर टेस्ला और गॉस का रिलेशन भी करेंगे, डोंट वरी। तो ये था बच्चों आप लोगों का बायो-सावर्ट लॉ। अब बात ये आती है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी, हमने उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया। अब क्या वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस लॉ। बहुत सिंपल रूल समझाऊंगा आप लोगों को। एक होता है इसका स्क्रू रूल, या आप कह सकते हो सीधा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या फिर आपका एक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल आता है। वो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाने के लिए आपको इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी। चलो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट, बायो-सावर्ट की वेक्टर फॉर्म करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट बहुत इजी है बच्चों। क्या करना है इसको, डी बी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। हमें क्या करना है, सिर्फ इसे आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड। आर से किया मैंने मल्टीप्लाई और आर से कर दिया डिवाइड, नीचे तो क्यूब हो गया, ठीक है। अब बच्चों एक चीज समझना है, यहां पे जो मेन चीज समझने वाली है वो देखते हैं आप। यहां पे
डीएल आर साइन थीटा, ये तीनों चीजें मिली, कुछ याद आएगा आपको। ए क्रॉस बी बच्चों क्या देता है, ए बी साइन थीटा, राइट। थोड़ा सा आया दिमाग में, चमका कुछ। ए क्रॉस बी गिव्स ए बी साइन थीटा, इसे मैं ए मान लू, इसे बी मान लू, ए मान लिया डीएल को, बी मान लिया आर को, राइट। तो ए बी साइन थीटा मिल रहा है, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूं, डीएल, और इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, समझ रहे हो ना ये चीज, आर। तो क्या लिखा जा सकता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां वेक्टर का साइन लगा दो क्योंकि वेक्टर फॉर्म पे जा रहे हैं हम, आई डीएल क्रॉस आर, क्या लिख सकते हो, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, बन गई वेक्टर फॉर्म। कितनी देर लगी वेक्टर फॉर्म बनाने में, 1 मिनट 2 मिनट, ये बन गई इसकी वेक्टर फॉर्म। देख रहे हो ये चीज कितनी आराम से बना दी, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, और फिर मैंने ये फॉर्मूला उठाया, मैंने देखा ए बी साइन थीटा तो हमें मिल रहा है, तो मैंने इसको मानना ए, डीएल को मानना ए, आर को मानना बी, तो डीएल क्रॉस आर ए क्रॉस बी बना दिया, सिंपल। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे पता लगती है बच्चों, यहीं पे समझाते हैं आप लोगों को। मैंने कहा था ना मैंने एरो ऐसे क्यों लिया, इसी वजह से। देखो थोड़ा सा वेक्टर आ गया आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट, देखो जब भी हम ऐसे करते थे ए क्रॉस बी, हम कहां से कहां जाते थे बच्चों, ए से बी जाते थे, हम कहां से कहां जाते थे, ए से बी। तो बच्चों अब देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, राइट, क्लियरली दिख रहा है, ये आपका ए, ये आपका बी। आप किस से किस पे जा रहे हो, यहां से देखो ए से बी, ये आपका ए, ये आपका बी, हम ए से बी जा रहे हैं। आप क्या करो, अपने फिंगर्स को कर्ल करवाओ। मैं क्या कर रहा हूं, फिंगर को ए पे रखा, दिख रहा है आपको मार्कर, ए पे रखा और कहां लेके जा रहा हूं, बी पे, ए से लेके बी पे। मेरा थंब का पॉइंट कर रहा है ऊपर, थंब का पॉइंट करता है ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट की डायरेक्शन पे, ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट की डायरेक्शन पे। यहां पे इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट पे क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहां पे इसका और इसके रिजल्टेंट पे कोई थर्ड वेक्टर मिलता है, यहां पे भी हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एक थर्ड वेक्टर मिल रहा है। इस केस में वो थर्ड वेक्टर कहां रिप्रेजेंट करता है, ऊपर। वो तो हमने देख भी लिया कि हम ए से बी गए, ए से बी गए, कहां चला गया वो, ऊपर। ए से बी याद आ गया होगा, ये आपका ए, ये आपका बी, हम ए से बी गए, ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये आ गया इस तरीके से, यहां पे हमारे केस में ये आ गया। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि ये राइट हैंड थंब रूल हम लगा सकते हैं इसके अंदर। अब यहां पे अगर ये रूल लगाएं तो कैसे होगा, देखो बहुत सिंपल, कहां जाना है, डीएल, डीएल ऊपर की तरफ ऐसे कुछ, और आपका जो दूसरा पॉइंट है वो यहां कहीं लाई कर रहा है। ये सिनेरियो आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका छोटा सा एलिमेंट डीएल, यहां कहीं आपका आर पॉइंट है। आपको कहां जाना है, डीएल क्रॉस आर, डीएल से कहां जाना है, आर पे। फिंगर को कहां से शुरू करोगे, डीएल से। मैंने कहां से फिंगर्स को शुरू किया था, ए से, कहां पे लेके गया था, बी पे, बी क्या हमारा आर, तो कहां ले जाओ, ये फिंगर ऐसे स्टार्ट करी इस तरीके से, और ये यहां ले गया, ठीक है। फिंगर्स को ऐसे क्लोज करो कर्ल करके, यहां से शुरू करी और यहां ले गया। इस सिनेरियो को, इसको करते हुए, इस प्रोसेस को करते हुए थंब कहां पॉइंट कर रहा है, थंब ही बताता है रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ऐसे गया, ऐसे गया, थंब का पॉइंट कर रहा है अंदर, देख रहे हो, यहां गया मेरा थंब, देखो ये चीज, थंब का पॉइंट कर रहा है अंदर, ये ऐसे कर दिया मैंने, मैं गया डीएल से आर पे, थंब अंदर पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ड। ये साइन होता है बच्चों आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था बच्चों आप लोगों का बायो-सैवर्ट लॉ और उसकी वेक्टर फॉर्म एंड उसके डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका, जो कि है आपका राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या क्रॉस प्रोडक्ट का रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। ये तो बायो-सैवर्ट लॉ, काफी ज्यादा कह सकते हो ये बेस है आगे की जो डेरिवेशंस होंगी वो समझने के लिए। तो आप इसको कर लो नोट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसके अपोजिट साइड पॉइंट लाई कर जाता तो क्या करोगे, वो भी देख लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। देखो ये डीएल लिया मैंने, करंट वहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालनी है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन की बात करते हैं, सिंपल। ये आपका पॉइंट है, पी पॉइंट है, हम ऐसे जाएंगे इस बार, ये आर है, देख रहे हो, इस बार हमारे जाने की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये ऐसे, ये ऐसे,
डीएल से आर, थंब का पॉइंट कर रहा है बाहर, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, बाहर। डॉट हमेशा डिनोट करेगा आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, याद रखना बच्चों ये, ठीक है। क्रॉस से हम डिनोट करते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, डॉट से डिनोट करते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। मैंने आपको दोनों केसेस समझा दिए, ठीक है। तो यहां तक बच्चों इसे कर लो नोट। अब आएंगे इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डेरिवेशन में। अब एक चीज बता देता हूं, वो डेरिवेशन या तो डायरेक्ट एज इट इज पेपर में आने वाली है, आती है बहुत ज्यादा, या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, पक्का इन दोनों में से कुछ ना कुछ फंसेगा, हर बार फंसता है, तो ध्यान से करना वो बहुत ज्यादा। कर लो इसे नोट, मैं साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और पॉज करके नोट करो। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने वो अच्छे से नोट कर लिया होगा, चीजें आप लोगों के दिमाग में चली गई होंगी। अब बहुत जबरदस्त टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसकी डेरिवेशन होगी, फिर न्यूमेरिकल वगैरह आपके रिवीजन सीरीज के अंदर आते जाएंगे, बढ़िया से कर लोगे आप लोग, फॉलो करते जाओ, चीजें आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। अब ये डेरिवेशन बायो-सेवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन ही है, उसी का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहते हैं, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बताता हूं आप लोगों को क्या क्या करना है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां कहीं इस कंडक्टर की वजह से हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैंने दिखा दिया आप लोगों का करंट, इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, इस पॉइंट को मैं x ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं y, काफी बड़ी लेंथ है इसकी, लॉन्ग कंडक्टर लिखा हुआ है ना। यहां कहीं मैं लूंगा छोटा सा एलिमेंट, एक सेकेंड, यहां से यहां पे आप पहले इसे ड्रॉ कर दो, ये हो गया आपका P पॉइंट। इस डिस्टेंस को आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने A मान लिया, राइट। आई एम सेइंग इस वायर का छोटा सा एलिमेंट हमने यहां ड्रॉ कर लिया, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं यहां बना रहा हूं, इसे DL मान लिया मैंने, ठीक है, वेक्टर साइन के साथ, हमने देख लिया वेक्टर फॉर्म होती है इसकी। इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या निकालनी होगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। इसे डार्क ही कर देता हूं मैं, इसकी वजह से उस पॉइंट पे क्या निकालनी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड। साथ के साथ समझा रहा हूं मैं आप लोगों को ये चीज, ठीक है। इस वायर को थोड़ी सी बड़ी कर दिया मैंने, यहां पे भी कर दिया, इन पॉइंट्स को भी मिला दो, यहां से यहां और इसको इधर, ये कुछ डायग्राम बन गया अपना। करंट की डायरेक्शन दिखा दी मैंने आपको, डीएल एलिमेंट भी दिखा दिया, इस डिस्टेंस को आप L मान लो, यहां से लेकर यहां तक L मान लो। और एक चीज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझाता आ रहा हूं कि जो भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसका डिस्टेंस सोर्स से हमेशा R लेकर चलो, बस ये चीज दिमाग में रखोगे तो मैं बहुत बढ़िया रहोगे यार। इतना कर लिया, कुछ एंगल्स वगैरह की बात करते हैं। ये एंगल लेट इट बी 5, ठीक है बच्चों, इस एंगल को मैं मान रहा हूं 5 1, पूरा का पूरा एंगल बनेगा, और इस एंगल को कितना मान लिया मैंने 5 2, एंड ये जो एंगल बनता है वो तो हमने थीटा मान ही रखा था, राइट। जो डीएल और आर के बीच में एंगल बनता है वो कितना मान रखा है हमने, थीटा ही मान रखा था, ठीक है। यहां तक हमें चीजें समझ आती हैं। अगर अब उसके बाद बात करें, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकलेगी, मैंने क्या कहा था, ये किसकी एप्लीकेशन है, बायो-सेवर्ट लॉ की। बायो-सेवर्ट लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या था, dB इज इक्वल्स टू, एक सेकंड यहां से लिखता हूं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है इसकी, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था। अब बच्चों एक तरीका समझाता हूं, प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों के साथ, डेरिवेशन याद नहीं रहती यार, इसके बाद क्या स्टेप, इसके बाद क्या स्टेप, ये प्रॉब्लम होती है। अब देखो आपको ना इसके अंदर 3 चीजों की वैल्यू निकालनी है, ये याद रखोगे तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा, इसके बाद क्या करना था और उसके बाद क्या करना पड़ेगा याद नहीं रखना पड़ेगा, सीधा सीधा याद रखो। डीएल साइन थीटा और आर को चेंज करना हमें इसी का यूज करके, मतलब इनकी वैल्यूज निकालनी होगी इसी का यूज करके। कैसे निकालनी है, फर्स्ट स्टेप ये याद रखो, हो जाएगा, फिर आप वो तीनों चीजें निकालने के बारे में सोचोगे। सबसे पहले मैं साइन थीटा को चेंज करने वाला हूं, कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। देखो नेमिंग करते हैं, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं ई, सॉरी ये तो एक्स है ही आपका। मैं क्या कर रहा हूं, राइट ट्राइंगल ले रहा हूं एडीपी, एडीपी इन राइट ट्राइंगल एडीपी। अब इस ट्राइंगल के अंदर आई कैन से दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90, थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90, इतना तो समझ आता है हमें। थीटा प्लस फाई किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, दिख ही रहा है वो तो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वैसे भी।
यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 90 माइनस 5 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस 5। अब आपको पता है हमारे पास क्या है, साइन थीटा, तो हम साइन थीटा की जगह क्या लिख दें, साइन 90 डिग्री माइनस 5 लिखा जा सकता है, क्योंकि थीटा की जगह तो 90 माइनस 5 आ चुका, तो साइन थीटा की जगह भी साइन 90 माइनस 5, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 5। सो बेसिकली नाउ वी कैन रिप्लेस साइन थीटा बाय कॉस 5। मैंने कहा था आपको तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है, एक की निकाल दी हमने फटाफट से, किसकी, साइन थीटा की, इस ट्राइंगल का यूज करके। अब वैल्यू निकालते हैं आर की, सेम ट्राइंगल फिर से यूज करेंगे, अगेन यूजिंग द सेम ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल एडीपी। आर निकालना है, आर को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आई एम सेइंग cos phi इज इक्वल्स टू, cos phi लेता हूं मैं, cos phi बेसिकली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये अगर आपका एंगल फाई है, ये अगर आपका फाई है, तो इसके साथ ये क्या होगा आपका बेस, ओपोजिट क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। रिपीट कर रहा हूं, ये आपका फाई है, इसके साथ हो जाएगा बेस, ठीक है बच्चों, इसके ओपोजिट परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है, ए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, आर, डाल दो। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन कॉस फाई, कितनी आ गई अपॉन कॉस फाई, और वी कैन राइट ए सीकेंट फाई। क्या लिख दिया मैंने, ए सीकेंट फाई, ठीक है बच्चों, सिंपल है। दो वैल्यूज निकाल चुके, अब बारी आती है डीएल की। अब डीएल की वैल्यू डायरेक्ट तो आ नहीं सकती, क्योंकि आपको यहाँ पे एल, आर और ए दिख रहा है, कहीं डीएल नहीं दिख रहा। ये डीएल दिख रहा है, लेकिन आप इसे, ये इस ट्राइंगल की किसी साइड का पार्ट नहीं है, मतलब ये ट्राइंगल की कोई साइड नहीं है, डीएल एल है, तो हमें यूज किसका करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसे एल का यूज करना है, ठीक है। एल का यूज करते हैं कैसे, अगेन टेकिंग द सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडीपी। इट माइट बी बोरिंग बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, थोड़ी पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा है, अच्छे नंबर देगा ये, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, और ये नहीं समझ आएगी तो न्यूमेरिकल क्रैक नहीं कर पाओगे, और डेरिवेशन डायरेक्ट भी आती है इसकी। अब ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल एडीपी, मैं लगा रहा हूं इस बार टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन इस बार परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, एल, परपेंडिकुलर क्या हो गया एल, और बेस क्या हो गया आपका ए। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से ए टेंजेंट फाई। तीन चीजें निकालनी थी ना, साइन थीटा निकाल लिया, आर निकाल दिया, डीएल निकालते हैं। क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ताकि डीएल आ जाए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब जिनके पास बाह्य होती है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं लिख दूंगा साइड में, एल का डिफरेंशिएशन इज डीएल, और यहां पे ए टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन इज सीकेंट स्क्वायर फाई, और उसके साथ एक लग जाएगा डी फाई। तो ये आ गया आपकी डीएल की वैल्यू, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे, जो आपका टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, डैश से डिनोट कर रहा हूं मैं, वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये डी फाई क्यों आया साथ में, क्योंकि हमने कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा, कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या हम एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कहीं मेंशन नहीं किया। क्या हम फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कहीं भी हमने मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन करते तो देखते कि यहां से क्या पता डीएल ना आए, क्या पता यहाँ पे डी फाई ना आए, वो जब डिपेंड करता है, जब सीधा डिफरेंशिएट लिखे तो ये चीजें आनी ही आनी है। ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है बच्चों। आ गया अपने पास साइन थीटा आ गया, आर आ गया और डीएल आ गया, तो पुट कर देते सीधी सीधी वैल्यूज फटाफट से। तो डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, कर दो, पॉज करके करके देखो खुद, अदरवाइज आलसी हो तो कर लो यहीं से। आइडियल डीएल की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दो, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, कॉस फाई, तो मैं डी फाई को बाद में लिखता हूं, बीच में कॉस फाई लिख सकते हैं, कॉस फाई डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो आर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। कई बार बच्चों के ऊपर से निकल जाता है, पॉज करके या फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो मैंने क्या किया, कैसे पुट करी, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हो। डीएल की जगह ये पूरी वैल्यू एज इट इज, ठीक है, और साइन थीटा की जगह cos फाई, आर की जगह
ये वाली वैल्यू जो कैंसिल होता है करो, इस एक से ये कैंसिल, सीकेंड स्क्वायर फाइव से सीकेंड स्क्वायर फाइव हो गया कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विद dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a cos phi d phi, cos phi d phi। क्या अभी पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई है? ऑफ कोर्स नॉट। किसकी वजह से आई है? सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से। हमें तो पूरी वायर की वजह से निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था, बायो सेवर्ट में बोला था कि हम छोटे से पीस की वजह से निकालेंगे, फिर उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट होगी बच्चों, यहां से वायर स्टार्ट हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। ऐसा कैसे कहा मैंने यहां से यहां पे नहीं बोला, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, मतलब करंट यहां से आना स्टार्ट हुआ है और वहां तक जा रहा है, ठीक है। अब वेरिएशन किस चीज की है, क्या चीज चेंज हो रही है, उसी के टर्म्स में इंटीग्रेशन होती है। हमेशा बच्चों याद रखना, जो चीज चेंज हो रही हो, चेंज क्या हो रहा है, एंगल फाई। सेंटर की रिस्पेक्ट में, इस सेंटर की रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग में एंगल कितना बन रहा है, सेंटर की रिस्पेक्ट में बात करते हैं बच्चों, क्योंकि ये फाई एंगल सेंटर के साथ बन रहा है। पहले एंगल कितना है, ये रहा, कितना एंगल है बच्चों, फाई 2, और बाद में कितना एंगल बना है, फाई 1। मतलब सेंटर से फाई 2 नीचे हैं हम और सेंटर से फाई 1 ऊपर है। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगी आपकी, फाई 2 से फाई 1। कहां से शुरू हुए, यहां से कहां तक गए, ऐसे ऐसे करते करते हम यहां तक पहुंच गए। किसकी रिस्पेक्ट में, सेंटर, सेंटर की रिस्पेक्ट में फाई 2, सेंटर की रिस्पेक्ट में फाई 1। स्टार्ट हम नीचे से करेंगे, धीरे धीरे ऊपर, फाई 2 से होते होते हम कहां चले जाएंगे, फाई 1 पे चले जाएंगे। आपकी धीरे धीरे देख रहे हो, ये पूरी वायर यहां से कवर होनी शुरू हुई, ऐसे हुई ऐसे हुई, यहां तक फाई 2 आया, फिर हमने आगे गए आगे गए आगे आगे यहां तक गए, पूरी वायर कवर होगी फाई 1 तक, हो जाएगी कवर बस। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देते हैं बस फटाफट से। यहां पे लिखो dB, स्टार्टिंग फील्ड 0, फाइनल फील्ड को B लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a cos phi d phi इंटीग्रेशन माइनस F2 से F1, फाई 1 माइनस फाई 2 से फाई 1। बच्चों माइनस क्यों लिया, बहुत सिंपल है, आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। जो ये एंगल नीचे लाई करता है, ये एक तरीके से सेंटर लाइन है, उसके नीचे वाले एंगल्स नेगेटिव होते हैं और उसके ऊपर वाले एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। याद रखनी है चीज, ठीक है। जो भी सेंटर लाइन है उसके नीचे वाले एंगल्स पॉजिटिव और नेगेटिव और ऊपर वाले पॉजिटिव। cos फाई का इंटीग्रेशन बच्चों, इसका तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, b, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a cos फाई का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sin फाई। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये कर लिया। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, साइन माइनस फाई 2 है बच्चों। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आता बच्चों आप लोगों का फाइनल फॉर्मूला। तो इतने करने हैं आप लोगों को, यहां तक आपको 3 to 5 मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी अगर वो 5 मार्क्स की बात करेगा तो वो स्पेशल केसेस भी इसके पूछेगा। स्पेशल केस भी कर लेते हैं, कितनी देर लगेगी, ठीक है। यहां तक कर सकते हो आप लोग आराम से नोट। मैं स्पेशल केस भी बना देता हूं इसके, यहीं पे देखो एक स्पेशल केस यहां बनता है क्या, यहां पे कर देते हैं स्पेशल केस, स्पेशल केसेस आराम से देखना पूरी डेरिवेशन। स्पेशल केसेस में फर्स्ट स्पेशल केस यही है, व्हेन वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग। बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं समझ आता। बच्चों एक चीज समझना, वायर इनफाइनाइट लॉन्ग होने का क्या मतलब है, ये वायर और ऊपर जा रही है, ये यहां से नीचे भी जा रही है, तो इस चीज से फर्क किस चीज पे पड़ेगा। अगर ये ऊपर जा रही है मतलब लेंथ तो बढ़ा ही रहे हो आप, ये ऐसे नीचे बढ़ रही है इसकी लेंथ, तो किस पे डिफरेंस आ रहा है, हमें किसका डिफरेंस देखना है, फाई का। अब क्या हो जाएगा फाई जब ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी, समझना मैं लिख रहा हूं जो फाई 1 और फाई 2 है वो दोनों 90 हो जाएंगे, मतलब अप्रोच करते हैं धीरे धीरे 90 पहुंच ही जाते हैं। कैसे, ये चीज नहीं समझ आती बच्चों को, लेट मी एक्सप्लेन। यहां पे फाई 1 एंगल है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं सपोज करो 45,
इस एंगल को मैं मान रहा हूं, सपोज करो φ1 कितना है इस केस में 45 डिग्री, ठीक है। अब वायर की लेंथ तो बढ़ रही है, तो मैं कहता हूं वायर की लेंथ यहां तक बढ़ गई, तो अब ये एंगल बनना चाहिए। अब φ1 तो चेंज हो गया अपना, राइट, ऊपर वाला एंगल φ1 है, अब एंगल ये बन गया। आप खुद देख सकते हो ये एंगल बढ़ चुका है, क्लियरली विजिबल है। ये वाला एंगल जो बाद में बना है पहले वाले से ज्यादा है, राइट। ऐसी धीरे 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 वायर बहुत ऊपर तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है, तो ये एंगल धीरे 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 करके बढ़ता नहीं जाएगा, समझो। ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये ऐसे 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 करते 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 और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि ये इसके पैरेलल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके पैरेलल, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक जा रही है। इन्फिनिटी मतलब वो स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी चलती रहेगी, तो हमारी करके एक टाइम ऐसे ये पैरेलल आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। क्या ये वायर सिर्फ ऊपर बढ़ रही है? ऑब्वियसली वो नीचे भी बढ़ रही है। तो ये जो एंगल ऐसे φ2 बन रहा है वो नीचे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये एंगल मार्कर देखो मेरा, मैं नीचे नीचे लेके जा रहा हूं तो मेरे मार्कर का एंगल भी चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जैसे इन्फिनिटी आएगा वो क्या हो जाएगी? पैरेलल, मतलब इस लाइन के पैरेलल। ये ऐसे दोनों पैरेलल, एंगल किसके साथ बना रहा है? वो इसके साथ। तो ये लाइन ऐसे, हमारा एंगल चेंज होते 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 वो ऐसे हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो ये केस होता है बच्चों जब आपकी वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाती है। अच्छे से दिमाग में बिठा लो इसे। तो φ1 90, φ2 90, sin 90 कितना होता है? 1। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 लिख दूं। तो क्या बचेगा बच्चों? B इज इक्वल्स टू μ0/4π I/a sin 90 प्लस sin 90 मैं लिख रहा हूं 1 + 1, 1 + 1 इज 2, 2 को इस 4π से कैंसिल कर दो तो क्या आंसर आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हद से ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर लेना। तो ये आ गया आपका μ0I/2π। ये अंधाधुंध यूज होने वाला रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो रट लो, ये वाला रिलेशन जब वायर इनफाइनाइट लॉन्ग होती है बहुत ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। एक सेकंड केस हो रहा है वो और बता देता हूं आप लोगों को। सेकंड स्पेशल केस यहीं पे कर देते हैं। मैं चाहता हूं एक बार मैं साइड हो जाऊं, आप लोग आराम से नोट करते रहो इसे, ठीक है। सेकंड केस ये है आपका, जब आपकी ये जो पॉइंट है ना पी पॉइंट, ये या तो एक्स के क्लोज हो, मैं इसे रब कर देता हूं, या तो वो किसके क्लोज हो? इस एक्स पॉइंट के क्लोज हो जो कि ये रहा आपका, या वो आपका क्लोज हो वाई के। अब इसका क्या मतलब हुआ अब समझना। व्हेन पी, पॉइंट पी इज क्लोज टू या लाइज नियर, जो मर्जी लिखो, एक्स और वाई, तो उस केस में आपका एक एंगल 0 हो जाता है, या तो वो फाई हो सकता है, φ1 हो सकता है, या वो क्या हो सकता है φ2। कैसे होगा ये समझाता हूं। φ1 और φ2 0 हो सकता है आपका। अगर φ1 0 है तो φ2 क्या हो जाएगा 90। ये चीज कैसे होगी? लेट मी एक्सप्लेन अगेन। φ1 0 है मतलब ये पॉइंट यहां कहीं चला गया, देखना बच्चों, ये पॉइंट यहां कहीं चला गया, ठीक है। तो इसका खुद के साथ एंगल तो क्या बन जाएगा? 0 ही बनेगा। तो φ1 कितना लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया। कितना लिख दिया मैंने? φ1 0 लिख दिया। अब समझ, अब ये चीज समझो, जब मैंने ये 0 लिख दिया, इसके लिए ये जो एंगल है, ये जो आपका दूसरा वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा? जो φ2 है आपका, φ2 कितना होगा उस केस में? 90 डिग्री। φ2 कितना हो जाएगा उस केस में आपका? 90 डिग्री। अब यार वो 90 कैसे हुआ? कुछ सोचो, वायर की लेंथ तो अभी भी इतनी है, वायर की लेंथ अभी भी इतनी है, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां चला गया। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां चला गया तो ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रही थी अब यहां से शुरू होगी एंगल फॉर्मेशन। जो आपका φ1 φ2 बन रहा था वो यहां बनेगा। देखना ये चीज क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे आ गया ये पॉइंट, इसका एक्स के साथ कितना एंगल हुआ? यहां पे ले लिया मैंने, इसका इसके साथ एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री, क्योंकि इसके एग्जैक्ट पैरेलल आ गया। देख रहे हो ये चीज, इसके एग्जैक्ट क्या आ गया? ये पैरेलल, ये वाला पॉइंट, ये पी पॉइंट है आपका जो मेरे एक्स के क्लोज आ गया। इसका इसके साथ एंगल कितना हुआ? 0 हो गया, क्लियरली पैरेलल दिख रहा है। बट बच्चों यहां तो वायर की लेंथ बहुत बड़ी है, यहां वायर की लेंथ कितनी है? काफी ज्यादा है। तो इसकी लेंथ तो यहां बहुत नीचे तक जाएगी, तो ये एंगल ये नीचे ऐसे नहीं जाएगा। सपोज करो मैं अभी यहां मान रहा हूं इस पॉइंट को,
तो ये एंगल ऐसे बनेगा, कौन सा एंगल होगा ये आपका φ2, ये एंगल कौन सा होगा आपका φ2 हो जाएगा। लेकिन क्या ये वायर यहीं पे खत्म हो रही है? नहीं, वायर तो बहुत बड़ी है, तो ये एंगल और नीचे 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 जाता जाता ये एंगल बेसिकली ऐसे हो जाएगा आगे। तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो ये ऐसे जा रही है, तो ये एंगल कितना बनता है आपका 90। ये मेन चीज होती है। दोबारा बताता हूं एक बार कि ये हुआ क्या। मुझे पता है बच्चों के दिमाग के ऊपर थोड़ा ऊपर से चला गया होगा, ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से, क्योंकि ये सेकंड केस समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन है इसमें थोड़ी सी। देखो पी पॉइंट को मैं यहां ले आया, आई एम सेइंग मैं पी पॉइंट को यहां इस पॉइंट पे ले आया। एक्स के क्या ये पैरेलल है? तो φ1 तो बनेगा नहीं, φ1 तो ऊपर बन रहा था, ऊपर तो है ही नहीं, अब तो उसके बराबर में आके खड़े हो गए हैं, तो ऊपर कैसे जाएंगे? तो φ1 कितना हो गया उसके 0 पैरेलल है। लेकिन φ2 तो नीचे बनता है, और नीचे तो वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, और आपको पता है वायर की लेंथ अगर ज्यादा है तो हमें तो इनफाइनाइट नीचे तक जाना पड़ेगा, और इनफाइनाइट नीचे जाने के लिए हमें ऐसे सीधा ही तो जाना पड़ेगा। समझ लो, ये चीजें तो हमने पहले भी करी थी। तो इस वजह से ये एंगल कितना बन जाता है आप लोगों का 90 डिग्री। चाहे भी इस पॉइंट को यहां लेके जाओ, चाहे भी इस पॉइंट को यहां लेके जाओ, ये चीज बहुत मुश्किल समझ आती है, लेकिन मैंने बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन कर दी। कर दो वैल्यू पुट, क्या बनेगा आपका b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a ही आ जाएगा, क्योंकि एक बार आप 0 पुट करोगे sin φ1 0 मतलब sin 0 डिग्री, दैट इज 0। sin φ2 जो कि हो जाएगा 90, तो वो कितना हो जाएगा sin 90 इज 1। तो बेसिकली वी आर लेफ्ट विद दिस रिलेशन। ये भी काम आ जाता है। बेसिकली इस टाइप की वायर को बोलते हैं इनफाइनाइट वायर, और इस वायर को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। इसे बोलते हैं बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को रखनी होंगी याद, ठीक है? तो कर लो नोट, रिवाइंड करके देख सकते हो, जैसे मर्जी करो, जल्दी नोट करो। एक चीज छोटी सी और करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे आज का लेक्चर। बढ़िया बढ़िया से टॉपिक्स हैं सारे के सारे, कर लो नोट, ले लो स्क्रीनशॉट पॉज करके। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने बढ़िया से नोट कर लिया। अगर अच्छे से समझाओगे उससे रिटर्न प्रैक्टिस 2-3 बार जरूर कर लेना उस टॉपिक की, इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि डेरिवेशन की रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला याद रहेगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी लगा सकोगे उसे, ठीक है? एक लास्ट टॉपिक और करते हैं आज का, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा हर बार मैं, ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। कोई सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे सीधी सीधी हमारे को क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? अब कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल है। देखो कोई सर्कुलर लूप कंसिडर करो, बहुत गंदा सर्कल बना, चलो कोई बात नहीं। यहां से करंट एंटर करेगा, यहां से करंट आपका करेगा एग्जिट। अब हमारे को इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे निकालनी होगी, ठीक है? इसकी कोई लेंथ है, इतना ही पार्ट कंसिडर करना है सर्कल का, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आप लोगों को, राइट? क्या करो? सिंपल, कोई छोटा सा पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बायो-सैवर्ट लगा, ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करना होगा, तो ये करना पड़ेगा। ये भी कर दिया। डीएल कंसिडर कर लिया हमने, राइट? अब आपको पता है यहां से डिस्टेंस भी लोगे, जो कि कितना होगा आपका आर। फिर ये एक एंगल फॉर्मेशन होती है, करंट आपका इस डायरेक्शन में जा ही रहा है, बस अब क्या करना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलो डायरेक्शन की अगर बात करें, ये डीएल, यहां पे आपका आर ऐसे हो जाएगा, राइट? डीएल ऊपर, ये रहा डीएल, आर ये रहा, ये लगा दिया हमने, फिंगर को कर्ल किया, राइट एंड थंब रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड कहां पॉइंट कर रही है? अंदर। बस अब इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू। बहुत इजी बच्चों, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद ही हो जाएगा आप लोगों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल होता है? डीएल और आर के बीच में। डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है? ये देखो, किसी रेडियस और टेंजेंट के बीच में, रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितना एंगल होता है? 90। सो इन आवर केस थीटा इज 90। साइन 90 कितना होता है बच्चों? साइन 90 इज 1। क्या बचा? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट, सिंपल से इंटीग्रेट कर दो इसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अगेन हम लोगों को जो वैल्यू निकालनी है वो डीएल की वजह से नहीं, पूरी लेंथ की वजह से, पूरी वायर की लेंथ की वजह से निकालनी है। डीबी का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है,
सिंपल ऐसे साइन भी लगा के कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ऐसे कर दो, 0 से b म्यू नॉट बाय 4 पाई 0 से l तक, ठीक है। वायर की लेंथ 0 से स्टार्ट होगी और टोटल मैंने कितनी मान ली, l। r को बाहर करो क्योंकि r चेंज नहीं हो रहा है। dv का इंटीग्रेशन इज b, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, b होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर, क्या बचा dl, 0 से l। समझ आ गया होगा यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। r बाहर कर दिया क्योंकि r चेंज नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन उस फैक्टर की होती है तो चेंज हो रहा है। धीरे धीरे लेंथ चेंज होगी, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से पूरी लेंथ की वजह से निकाल लेंगे हम, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। वायर के केस में क्या था अभी, स्ट्रेट कंडक्टर वायर। तो क्या बनेगा, dl का इंटीग्रेशन इज सिंपली l, यहां पे लिख देते हैं dv की जगह तो अब आपका आ जाएगा b म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय a स्क्वायर i बाय r स्क्वायर, सॉरी। तो क्या बन जाएगा, dl का इंटीग्रेशन इज l, 0 से l ही है, 0 से क्या l ही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर इंटू l। नाउ बच्चों ये l कितना है, लेंथ ऑफ द वायर। वायर की शेप क्या है, सर्कुलर। सर्कल की लेंथ कितनी होती है, जो उसका सर्कमफेरेंस होता है, जो उसका क्या होता है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस कितना होगा इसका, l इज इक्वल्स टू 2 पाई r। तो ये वैल्यू पुट कर दो उसकी लेंथ की, म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाय r स्क्वायर, l की जगह 2 पाई r, राइट। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i बाय 2r, बस म्यू नॉट i बाय 2r। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। सेंटर पॉइंट याद रखना है आपको। तो ये था उसका आंसर। बच्चों कंफ्यूजन दो फॉर्मूले में होगी, एक इसकी वजह से जो ये एक फॉर्मूला म्यू नॉट i बाय 2r, और एक जो आपने किया था फॉर्मूला मैं अभी जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जब वायर इनफाइनाइट लेंथ की होती है, दोनों एंगल 90-90 ले लिए थे। ये दो फॉर्मूले में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहती है, तो प्लीज ये चीज याद रखनी है। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आ जाती है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों में से कोई ना कोई टॉपिक फंसने के बहुत ज्यादा चांस है इस 2021 के पेपर में, और इसमें से कोई ना कोई जब आपके थ्योरी का कोई डेरिवेशन का कोई क्वेश्चन आएगा, उसके साथ ही उस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल के चांस भी बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे वाले काफी सारे पार्ट डिलीट हो चुके हैं, तो अब स्टार्टिंग के पॉइंट जो आपके पार्ट होगा ना, फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से फॉलो करते रहो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और आगे पूरी मैग्नेटिज्म वगैरह अच्छे से विद थ्योरी एंड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। जल्दी से आपकी डेट शीट भी आने वाली है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय एंड टेक केयर।